या एक इनफरादी इकदाम था? यह सवाल पूछा गया है वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से। यह भी पूछा गया कि लॉन्ग मार्च की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से इदारों की थी? जो मुरवजा हिफाजती इकदामात थे, क्या वो लागू किए गए या नहीं? हादसे के हकायक क्या हैं? एक से ज्यादा शूटर्स की जो मौजूदगी की इतला थी, उस पर भी सवाल पूछा गया, और क्या जवाबी फायरिंग के हकायक, उसके बारे में भी तफ्तीश की जाए। मजमूई निशाना बनने वालों की तादाद, जख्मियों की नौइयत क्या थी, शहादतें जमा करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया, अगर ऐसा नहीं तो ज़ाब्ते क्या खामियां और क्या कमजोरियां इस सब के दौरान सामने आई? ये तमाम सवालात हैं जो फ्रेम किए गए हैं। 5 बुनियादी सवालात हैं, और जो बुनियाद है इसकी वो ये, शायद सब जानना चाहते हैं, ये कातलाना हमला एक साजिश के तहत हुआ या इनफरादी इकदाम था? बाकी ज़ारा इंतजामी अमूर बहुत से जो उस वक्त हुए। दूसरा कमीशन, अरशद शरीफ शहीद की शहादत और एक जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई। इस खत में भी 5 बुनियादी सवालात उठाए गए हैं। पहले की तो तफ्तीश होनी है जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ, इसमें बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिसके बहुत से लोग बहुत सी बागुफ्तगू इस पर करते रहे हैं। सवाल यह पूछा गया कि अरशद शरीफ ने अगस्त 2022 में बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया? जवाब बड़ा सादा सा है, जहाज पर गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा कुछ मालूमात लेना चाहते हैं वफाकी हुकूमत के क्या तरीकाकार अपनाया गया। अरशद शरीफ की, दूसरा सवाल, अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलतकारी की? उन 16 FIRओं ने सहूलतकारी की जिसमें इस पर बागी होने का या गद्दार होने का इल्जाम लगाया गया था। पाकिस्तान में इस तरह की FIRएं अक्सर नहीं हुआ करती, जब होती हैं तो बड़ी सीरियसली इन FIRओं को लिया जाता है, और ये एक खतरा समझा जाता है उस सहाफी के लिए जिस पर इस तरह की FIRएं काटी जाती हैं। सो सहूलतकारी किसने की? वो ज़ाहिर है आप कुछ नाम लेकर आएंगे या जानना चाहते हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा था उस वक्त, वो आपका काम है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि वो जो 16 FIRएं हैं उनसे बड़ा सहूलतकार कोई नहीं था, क्योंकि अरशद शरीफ ने मुल्क छोड़ने का फैसला किसी खौफ, किसी खतरे के तहत किया था, और वो खौफ और खतरा उनके इन खतूत में, 2 खतूत जो उन्होंने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे, इसमें इन खतरात का बार बार जिक्र किया। उन्होंने कहा मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। तीसरा सवाल, शायद उसका जवाब इसी में है, जब जो तीसरा सवाल है कि क्या वफाकी या सूबाई एजेंसी, इदारा या इंतजामिया अरशद शरीफ को मिलने वाली धमकी से आगाह थे? अरशद शरीफ चीख रहा है कि मुझे खतरा है, ही इज स्क्रीमिंग। इसमें अगर आप ये देखेंगे खत जो उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा वो किस किस को गया, इसमें वजीर आजम पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये तमाम वज़रा, इदारे, सबको ये खत उसने CC किया। यानी ये जो खतूत हैं ये सिर्फ एक जगह नहीं, जगह जगह भेजे गए कि मेरी जान को खतरा है। इससे ज्यादा सहूलतकारी या धमकी कोई किसी को क्या दे सकता है कि पाकिस्तान छोड़ने से 1 महीना 2 दिन पहले इसने पहला खत लिखा था और उसके चंद दिन बाद उसने दूसरा खत लिखा था। सो ये नहीं कि उसने ये खत लिखा और पाकिस्तान छोड़ के चला गया, वो 1 महीना इंतजार करता रहा और ये FIRs नहीं रुक रही थी। अगर अरशद शरीफ की जान को खतरे की इतला थी तो उससे बचाव के क्या इक़दाम किए गए? ये जवाब बहुत से लोगों को इसका जवाब जानना चाहते हैं, मुझ समेत, कि जो खतूत उसने लिखे, सदर को जो खत लिखा उसके बाद सदर साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान को भी खत लिखा था। इसी खत की रोशनी में वजीर आजम साहब आप भी बताइए कि क्या आपको बताया गया था या आपको पता था कि उसको खतरात हैं और क्या किया आपने उसके खतरात खत्म करने के लिए? इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी इस चीज का जवाब देना चाहिए। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अरशद फेल्ट द थ्रेट। ये इस मुल्क में भी कोई नई बात नहीं है कि सहाफियों को गोलियां लगती हैं या उनको वो मुश्किल में जब होते हैं, जब खतरात महसूस करते हैं तो उसका इजहार भी करते हैं। मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि आपको आज तक भी ये यकीन नहीं आ रहा कि उनकी जान को कोई खतरा था।
वो क्या हालात और वजूहात थी? सवाल नंबर 5, जिसकी बिना पर अरशद शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से केनिया गए। ये बात एक प्रोग्राम में चंद दिन पहले मैं बता चुका हूं। 10 दिन अरशद शरीफ साहब दुबई में रहे। उन 10 दिनों में उसके बाद 30 दिन का वीजा था, वो 30 दिन तक रह सकता था। 10 से 11 दिन बाद अरशद शरीफ केनिया चले गए दुबई छोड़ के। जो टीम केनिया गई हुई थी तकरीबन अपना जो माइंडसेट है वो बना के वापस आ गई है। देखते हैं कि वो क्या अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं और सामने लाते हैं। एक चीज, आप दुबई जा रहे हैं मैंने सुना है, तो बड़ी आसान सी बात है। जिस होटल में अरशद शरीफ साहब ठहरे हुए थे उस होटल की वीडियो निकालें, लॉबी में देखें कि अरशद शरीफ को मिलने कौन आया था। आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो वीडियो या तो रिलीज हो जाएगी, या फिर भाई लोगों ने अगर ढूंढनी है तो लॉबी की वो फुटेज निकाल लें जिसमें अरशद शरीफ साहब लॉबी में कुछ लोगों से जो दुबई अथॉरिटी के थे, जो अरशद शरीफ ने हमें बताया, उनसे वो मिले थे। 4-5 सवालात बहुत अहम है। एक चीज का राना सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके साथ हम सब अग्री करते हैं। उन्होंने कहा यह टारगेट किलिंग का केस है। जरा देखिए। कीनिया से जो टीम वापस आई है, मैंने टीम से ब्रीफिंग दी है। इसमें कुछ चीजें जो हैं वो अभी मजीद जो है वो इंक्वायरी या प्रोब तलब है। मैंने उस टीम से कहा है कि वो दुबई भी जाएं, वहां पे जिन चीजों को कन्फ्रंट करना जरूरी है उनको भी करें। अब तक की जो चीज सामने आई है, अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। ये मिसटेकन आइडेंटिटी का जो मामला, वहाँ की पुलिस ने जो मौकफ इख्तियार किया था, वो मौकफ जो है वो साबित नहीं होता। उसमें बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात है। वहाँ पे जो पुलिस है वो इस किस्म के काम करने की माहिर है, यानी किसी के कहने पे जो है वो पैसे वैसे लेके भी ये काम कर देती है। अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया, ये टारगेट किलिंग का केस है। वो तमाम लोग जो आज भी ये जानना चाह रहे हैं कि उसको खतरात क्या थे, अगर यहां बैठकर आपको पता है, आपकी टीम आपको बता रही है कि उसको कत्ल किया गया है, अगर आप जानते हैं कि इट्स अ केस ऑफ टारगेट किलिंग, उसको केनिया तक में नहीं छोड़ा गया और कत्ल कर दिया गया, तो फिर आप किस चीज को, कौन कहता है कि उसको खतरात नहीं थे? क्यों हमें बार बार ये खतूत दिखाने पड़ते हैं आपको कि उसको पाकिस्तान में खतरात थे? यही राना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इन्होंने कहा था अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं। उस शख्स को केनिया में शहीद कर दिया गया, मरना पड़ गया उसको, राना साहब को यह साबित करने के लिए कि हुजूर मेरी जान को खतरात थे, इसी वजह से मैं पाकिस्तान छोड़कर गया था। आज फाइनली उन्होंने अपनी टीम की ब्रीफिंग की रोशनी में यह बात मानी है। बड़ी मेहरबानी राना साहब आपकी कि आप ये तो मानते हैं कि उसको कत्ल किया गया, ये टारगेट किलिंग का केस है, इसका मतलब उसको खतरात थे। तो बराए मेहरबानी नो वन शुड से कि उसको खतरात नहीं थे। बाकी इन्वेस्टिगेशंस आपको करनी है। मैं अग्री करता हूं राना साहब से, वो जो वकार अहमद और खुर्रम अहमद हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि जो साहब गाड़ी में थे उनको पता होगा कि टारगेट किलिंग का केस है कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। ही हैज टू नो, ही नोज, आई एम प्रीटी श्योर। सो जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो तो वहां जाके बगैर कोई जवाब लिए वापस आ गए, लेकिन जब तक आपको इन चीजों के और इन लोगों से जवाब नहीं मिलेंगे शायद ये केस हल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। किस हद तक तीसरे मुल्क में हम कर पाएंगे, दिस इज अनदर मैटर। दूसरी तरफ आज एक इस्तीफा लिया गया है और यह इस्तीफा लिया गया है मुस्तफा नवाज खोखर साहब से। उन्होंने एक ट्वीट कर दी थी, इजहार यकजहती किया था आजम सवाती साहब के साथ। आज एक पार्टी लीडर उनके पास आए, उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दें। उन्होंने खुशी खुशी इस्तीफा दे दिया। हम बहुत सारे लोग जो मुस्तफा नवाज खोखर के साथ एंगेज करते हैं या उनको जानते हैं, जितना भी जानते हैं, जितनी उनके साथ बातचीत होती है, असूल की बातों पे अक्सर आप उनको ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री देखेंगे। अच्छी जगह खड़े होते हैं, अच्छी पोजीशंस लेते हैं। आजम सवाती केस में भी उन्होंने एक बहुत अच्छी पोजीशन ली। आज एक और वीडियो भी आ गई। ये एक सिलसिला शुरू हो गया है पाकिस्तान में, लेकिन इसमें जो आयरनी है ना, जो मुझे जाती तौर पर बड़ा आयरॉनिक लगता है इस इस्तीफे में, कि पार्टी की लीडरशिप ने उनसे इस्तीफा मांगा। आपको याद होगा बिलावल साहब ने एक तकरीर की थी आज से चंद दिन पहले।
और उस पर बड़ा शोर पड़ा था, लेकिन वो पार्टी चेयरमैन है, उन्होंने तो माफी तलाफी करके रिग्रेट करके अपनी जान बचा ली थी। सो इस चीज से साबित क्या होता है, ये जो हम पिछले चंद दिनों में हालात वाकयात देख रहे हैं, और खसूसन इस इस्तीफे से नीचे लेवल के तमाम लोग एक्सपेंडेबल हैं, वो काबिल इस्तेमाल हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, अपनी यूटिलिटी खत्म होती है और उनको फारिग कर दिया जाता है। लीडर इन तमाम बातों से ऊपर है, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। यह है दूसरी बात। आपने एतजाज एहसन को देखा होगा, आज भी इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की कि किस तरह एक पार्टी की बड़ी बेसिक लेवल लीडरशिप से इस आइकॉनिक पॉलिटिशियन को ना सिर्फ शो कॉज कराया गया बल्कि उसको पार्टी से निकलवाने के बयानात दिलवाए गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो एतजाज एहसन है, उसका नाम बिलावल भुट्टो नहीं है। अगर बिलावल भुट्टो साहब होते तो वो ठीक थे। तो ये है हमारी जमहूरियत और हमारी सियासत। जैसे मैंने पहले भी कहा, जमहूरियत कुर्सी ज्यादा है, लड़ाई कुर्सी की है, असूलों की कम ही है। आप अपने आगे पीछे के हालात देखें, बेचारे मुस्तफा नवाज खोखर को इस्तीफा लेना पड़ गया उनको, जाहिर है, लेकिन यही आपके मुल्क की जमहूरियत है।